जी हाँ साथियों, तो हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं AEDO का मास्टर क्लास सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्जाम के लिए 2026 में जो होने जा रहा है उसके एग्जाम हेतु मास्टर क्लास ले कर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग भारतीय इतिहास का कुछ क्वेश्चन वगैरह देखेंगे जल्दीबाजी में। चलिए हम जल्दी से थोड़ा कलर चूज कर लें। ठीक है, ओके, तो कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो हम पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। क्या देखते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले मानव ये पाषाण काल एवं संदर्भ सभ्यता। तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो नर्मदा घाटी से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के नवीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार रिपीट कर ले कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले लेंगे हम लोग। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में इसको थोड़ा याद कर लीजिए। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है, रोपर सतलज नदी, लोथल भोगवा, सोतका सादिको, रंगपुर भादर या मादर नदी, कुनाल सरस्वती नदी किनारे, बनमाली जो सरस्वती नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, सुतकांगेडोर दास्क नदी, आलमगीरपुर इंदर नदी, कोट दिजी सिंधु नदी, चनहुद्रो सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, भगवानपुर सरस्वती नदी और दैमाबाद परवराम नदी। ठीक है, और जो है आमरी सिंधु नदी के किनारे है, रांची घाटी घग्गर नदी के किनारे है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम चांस है आपका एग्जाम में पूछने का। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग किया गया है, तो लाल रंग का उपयोग किया गया है। इस हड़प्पाई नगर से जुते हुए खेत का निशान मिले है, तो कालीबंगा से। ठीक है, लोथल कालीबंगा डाबर कोट और राखी गढ़ी में से या हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो लोथल है। लोथल और कालीबंगा डाबर कोट और राखी गढ़ी में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कहिएगा लोथल है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, तो लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? लोथल था। फिर यहाँ पे देखना है सिंधव सभ्यता के प्रमुख लोथल उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। ठीक है, स्थल और उत्खननकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे हड़प्पा का खोज जो उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम सहनी थे एवं माधव स्वरूप वत्स से। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी से, चनहुद्रो एमजी मजुमदार, कालीबंगा बीबी लाल एवं बीके थापर, कोट दिजी फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था, रंगपुर एस वत्स के द्वारा, रोपर जो जगदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नीचे है लोथल SR राव के द्वारा, आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा के द्वारा, सुतकांगेडोर ऑडेल स्टाइन जॉर्ज डेल्स के द्वारा, बनवाली रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा, धोलावीरा
धोलावीरा किसे? जेपी जोशी। धोलावीरा का उत्खननकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। ठीक है, एक बार चलिए इसको हम शॉर्ट में जल्दीबाजी में कर लेते हैं फिर से। हड़प्पा, हड़प्पा बोलेगा तो बोलेगा आएगा क्वेश्चन में हड़प्पा तो दयाराम साहनी आएगा। लिख कीजिएगा मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, चंद्रभद्रो, एनजी मजूमदार, कालीबंगा, बी लाल एवं बी के थापर। कोड दीजिए फजल अहमद खान, रंगपुर एम एस वत्स, रोपड़ जगदत्त शर्मा, लोथल बोलेगा तो एस आर राव। ठीक है, नेक्स्ट आलमगीर आएगा जगदत्त शर्मा, सूत कांगेडोर, ओरिएंटल स्टाइल जॉर्ज डेल, और बनवाली रविंद्र सिंह बिस्ट, और धौलावीरा जेपी जोशी। धौलावीरा जो है उत्खननकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तो हम लोग देखेंगे कि इसका ईस्वी। हड़प्पा जो है, हड़प्पा का खोज करता या जो कहिए उत्खननकर्ता कौन था? राखालदास बनर्जी था। कब? 1921 में। ठीक है, 1921 और वर्तमान स्थिति क्या है? तो साहिवाल जनपद पाकिस्तान में भी। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो है राखालदास बनर्जी, 1922, लड़काना जनपद पाकिस्तान सिंध प्रांत में। चंद्रभद्रो एमजी मजूमदार, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर, ये 1961-69 में हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा भी कहाँ पे है? वर्तमान स्थिति है हनुमानगढ़ राजस्थान में। कोट डीजी फजल अहमद खान, और 1957-58 इसका उत्खनन किया गया था। खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। रंगपुर जो है वी.एस. वत्स, और 1934-35 सुरेंद्र नगर गुजरात में स्थित है। रोपड़ कहाँ है? जगदत्त शर्मा इसका खोजकर्ता थे, और 1953-55 में रूपनगर पंजाब में इसका वर्तमान स्थिति है। रूपनगर पंजाब। लोथल कहाँ पे है? लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन था? एस आर राव, और 1954-55 में इसका खोज हुआ था। आलमगीर जगदत्त शर्मा, 1958 मेरठ यूपी। सूत कांगेडोर ऑरेल स्टाइल, 1927 पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान में मरकाना समुद्र तट के स्थित। चलिए नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे पक्की ईंट से बनी इमारत और काला वास्तुकला मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो बनवाली और कालीबंगा से। बनवाली और कालीबंगा से क्या मिला है? तो हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। ये हाथी के बारे में, बैल के बारे में, घोड़ा के बारे में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को जानकारी थी। ठीक है, बैल के बारे में थी लेकिन गाय के बारे में नहीं था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वी.एस. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ अभी आपको बताए हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब जो है प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, तो कच्चा माल और उसका स्थान देखेंगे। तांबा खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान एवं ओमान से आता था। लाजवर्द कहाँ से आता था? तो बदखसा अफगानिस्तान से था। टीन ईरान और अफगानिस्तान से था। चांदी कहाँ से? राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खान से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। चलिए नेक्स्ट, शीशा कहाँ से प्राप्त होता था? ये अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर, राजस्थान से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय से प्राप्त होता था। और गोमेद कहाँ से लाया जाता था? गुजरात से। गोमेद गुजरात से। चलिए नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन स्थल एवं से संबंधित
नवपाषाणकालीन स्थल एवं स्थान। ठीक है, उतनूर कहाँ है? तेलंगाना में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। गुप्तकाल कहाँ है? कश्मीर में है। पइलमपल्ली कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। भीमबेटका स्थल कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। पइलमपल्ली इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है। गुप्तकाल कहाँ है? कश्मीर में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। उतनूर कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है, और भीमबेटका मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। ठीक है, तो ऑरेल एस्टाइन और एन घोष क्या बोले थे? तो जलवायु परिवर्तन के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। आर साहनी क्या बोले थे? तो भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ था। आर केनेडी क्या बोले थे? ये बोले थे प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। मेके एवं मार्शल क्या बोले थे? तो बाढ़ के कारण से। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। मेके मार्शल क्या बोले थे? कि बाढ़ से के कारण जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। चाइल्ड एवं व्हीलर क्या बोले थे? आर्यों का आक्रमण के वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। और एम दिमित्र में क्या बोले थे? पर्यावरण परिवर्तन के वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है। ठीक है, IIT खड़गपुर के जो है अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि लगातार जो है ना 900 वर्ष तक वर्षा न होने के, मतलब हुआ होगा लेकिन कम मात्रा में वर्षा होने की वजह से या नहीं के बराबर वर्षा होने के लगातार 900 वर्ष ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च पे ये सब क्वेश्चन बना, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध कहा जाता था। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या बोला जाता? मगध कहा जाता था। ठीक है, आइए अब आते हैं हम वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में क्या देखेंगे? वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या? आयुर्वेद। यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्व वेद, अथर्ववेद। और अथर्ववेद का क्या होता है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। ठीक है, या स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाला को अथर्वयु कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता कहते हैं। और अथर्ववेद को पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। इतना याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसमें एक पॉइंट है, याद रखिएगा। ऋषि शौनक के अनुसार जो है आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि श्रुति जो है श्रुति के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। जबकि श्रुति के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है। किसके बारे में बोला गया? आयुर्वेद को कहा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, और लेकिन जो है ऋषि शौनक के अनुसार जो क्या कहा गया है? आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋषि शौनक के अनुसार कहा गया है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि श्रुति के अनुसार क्या कहा गया है? आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। किसके अनुसार पूछा? श्रुति के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार जो है आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखेंगे वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली एवं अर्थ। ठीक है, अघन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वध न करने योग्य अर्थात गाय जो है गाय को अघन्या माना जाता था। दूहिता दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। ठीक है,
वैदिक काल में दूध दूहने का काम जो है पुत्री करती थी, इसीलिए उसको दुहिता कहा जाता था। उर्वरा, उर्वरा क्या होता था? जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? उर्वरा। और लांगस क्या होता था? हल। लांगर लागन क्या होता था? हल होता था। चलिए नहीं, यव, यव को हम लोग जो कहते जव कहते थे, यव को जो कहते थे। गोधूम गेहूं को, और हिरण या सुवर्ण सोना को बोला जाता है कशिश। हिरण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सोना के लिए, इसको याद रख लीजिएगा, हिरण सोना के लिए प्रयोग। गोधूम गेहूं के लिए, यव जौ के लिए। करीस जो है गोबर की खाद के लिए करीस यूज किया जाता है। वेकनाट, वेकनाट जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को क्या कहता था? वेकनाट कहा जाता है। जैसे इस समय अभी महाजन कहा जाता था ना, महाजन कहा जा रहा है, जैसे ऋण दे जाता था उसका ब्याज या सूदखोर कहिए, उस समय वेकनाट कहा जाता था। तंदुल, तंदुल जो है तंदुल चावल को कहा जाता था तंदुल चावल। गोधूम गेहूं और जौ यव। व्रीहि धान, व्रीहि धान तंदुल चावल और व्रीहि धान, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल संपूर्ण जो पूर्णतः समर्पित है सोम, और इस पेय पर जो है नामकृत देवता को जो है सोम देवता कहा गया है। ठीक है, 9वां मंडल में है सोम देवता। बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में क्या मिला है? इंद्र मिला है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि देवताओं का जो ना उल्लेखनीय प्राप्त हुआ है। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, बोगाज कोई अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राज्य का युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी तट पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। वैदिक युगीन वैदिक युगीन प्रमुख साहित्य है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण का नाम क्या है? ऐत्रेय। सामवेद का तांडव। ठीक है, ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी है, और सामवेद का तांडव जैमिनी है, और यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ है। ठीक है, ऋग्वेद का आरण्य का बात करें तो ऐत्रेय कौशिकी ब्राह्मण और अनेक ऋग्वेद का दोनों एक ही है, और उपनिषद भी। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों पूछे तो क्या है? एक ही है, ऐत्रेय कौशिकी। ठीक है, सामवेद का पूछेगा तो क्या बोलना है? तांडव जैमिनी। ठीक है, आरण्यक में जैमिनी, छांदोग्यक, और उपनिषद पूछेगा तो छांदोग्य। सबसे प्राचीन जो है तो कौन था? तो जैमिनी। नहीं, छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। चलिए, यजुर्वेद का बात करें तो तैत्तिरीय शतपथ। ठीक है, सबसे बड़ा ब्राह्मण बोलेगा तो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, और तैत्तिरीय शतपथ आरण्यक भी हो जाएगा यजुर्वेद का। उपनिषद भी बृहदारण्यक और कंठोपनिषद। अथर्ववेद का ब्रह्मा का नाम गौपथ है। गौपथ किसका ब्रह्मा है? तो अथर्ववेद का। ठीक है, इसका उपनिषद है, इसका जो है आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। ठीक है, मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो ये मांडुक उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे प्राचीन बोलेगा छांदोग्य। ठीक है, नेक्स्ट। ऋग्वेदिक कालीन जो प्रमुख नदियां हैं उसके देखेंगे। कुर्रम,
कुरुमु जो है कुडम नदी को कहा जाता है, विदिशा झेलम नदी को, परसनी रावी नदी को, बिपाशा ब्यास नदी को, दृश्यद्वती घग्गर नदी को, सुवावस्तु स्वात नदी को, कुंभा काबुल आस्किनी चिनाब सतुद्री सतलज सदा नीरा गंडक गोमती गोमल। इसको 2-3 बार याद कीजिएगा, हो जाएगा। फिर कुरुमु कुर्रम, बितिस्ता झेलम, परुष्णी रावी, बिपाशा ब्यास, दृश्यद्वती घग्गर, सुवास्तु स्वात, कुंभा काबुल अस्किनी चिनाब सतुद्री सतलज सदा नीरा गंडक गोमती गोमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से। याद रखिएगा, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उदित हुई थी, तो धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, अछूत का अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्धत हुआ था, यह उभर के आया था। तो धर्मशास्त्र के समय जो है अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता का संबंध, देवता और संबंध। ऋग्वेद का संबंध युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता होता है। इंद्र जो है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम कौन कर रहा था? अग्नि। और युद्ध का देवता वर्षा का देवता बोले तो इंद्र बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट आना है। वरुण आकाश पृथ्वी सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंत्रण, देवताओं का पोषक, रीत या नैतिक व्यवस्था नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता कौन है? वरुण है। ठीक है, आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता वरुण है। समुद्र का देवता वरुण है। जगत का नियंत्रक वरुण है। जगत का नियंता कौन है? वरुण है। देवताओं का पोषक वरुण है। रीत या नैतिक व्यवस्था वरुण है। नैतिक व्यवस्था का नियामक और सत्य का प्रतीक वरुण है। और ऋतु परिवर्तन दिन रात का कर्ता कौन है? वरुण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण देवता है। चलिए, धव आकाश के देवता को धव कहा जाता है। धव आकाश के देवता को धव कहा जाता है। सोम वनस्पति के देवता है। ठीक है, उषा जो है भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक है। भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता को अश्विनी कहा जाता था। पूषण पशुओं का देवता को पूषण कहा जाता था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु है। ठीक है, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता विष्णु हो जाएंगे। नेक्स्ट है मारुत, आंधी एवं तूफान का देवता मारुत हो जाएंगे। आंधी एवं तूफान का देवता मारुत। ठीक है, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता को रुद्र कहा जाता था। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता को रुद्र देवता कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, दिशा एवं उनके राजा। ठीक है, तो पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्षिण। पूर्व दिशा उत्तर वैदिक शब्द में इसको प्राची बोला जाता था। पश्चिम को प्रतीच्य बोला जाता था। उत्तर को उदिच्य और मध्य में जो रहता था उसको राज्य बोला जाता था और दक्षिण को भोज्य बोला जाता था। ठीक है, तो जैसे दक्षिण पूर्व का जो राजा होगा ना उसको प्राची सम्राट बोला जाता है। प्राची सम्राट। ठीक है, प्राची सम्राट। प्रतीच्य सम्राट बोला जाएगा, स्वराट बोला जाएगा। जो पश्चिम में जो राजा हुआ करते थे उसको क्या बोला जाता है? प्रतीच्य। ठीक है, प्रतीच्य। ठीक है, वैदिक शब्द क्या यूज होता था? प्रतीच्य। और उसको स्वराष्ट्र बोला जाता है। स्वराष्ट्र। सम्राट हो गया पूर्व में और स्वराट पश्चिम में। जैसे भारत के पश्चिम में गुजरात है तो वहाँ पे एक स्वराष्ट्र
जगह का नाम भी है, ठीक है, सौराष्ट्र, गुजरात कहा जाता था जगह सौराष्ट्र, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अभी सौराष्ट्र उस वैदिक काल से ही इसका नाम पड़ा था। उत्तर में जो होता था उसको उदीच्य उदीच्य या विराट बोला जाता, ठीक है, वहाँ का राजा को विराट कहा जाता था। अब मध्य में हम जो है राजा को राजा ही बोला जाता था, ठीक है। और दक्षिण में जो है राजा के लिए भोज शब्द का प्रयोग किया था, भोज, राजा का नाम भोज बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट, वैदिक उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था कब? तो लगभग 3000 साल पहले। वैदिक उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है शुरू हुआ था कब? लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। चलिए अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म में। जल्दीबाजी में इसको हम लोग को रिवाइज कर लेना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को ही हुआ था, ठीक है, इसीलिए बोध गया नाम भी पड़ा था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था कहाँ? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 में है, दूसरा 383 में, और तृतीय बौद्ध संगति जो 250 ईसा पूर्व में था, 250 में, ठीक है। और चतुर्थ जो है 78 ईस्वी बोलिए या इसको प्रथम एडी बोलिए, ठीक है, प्रथम शताब्दी में। और तीसरा जो है बौद्ध संगति तृतीय शताब्दी तो बोलिए, चाहे 250 ईसा पूर्व बोलिए, ठीक है। प्रथम जो है बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कहाँ? कुंडलवन में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन, ठीक है। जो है पहला का अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप हो जाएंगे, दूसरा का सर्वकामी हो जाएंगे या सर्वकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिस, और चौथा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वसुमित्तिस, ठीक है। और या अश्वघोष इसके जो है उपाध्यक्ष रहते हैं, अश्वघोष। इसकी शासक तो ऐसे याद रख लीजिएगा, आपको ठीक बताते हैं, क याद रख लीजिएगा। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, ठीक है। क, ठीक है। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी, ठीक है, जो वर्तमान राजगीर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारतीय कला में स्तूप या चैत्य और विहार का निर्माण जो है किससे संबंधित है? स्तूप, चैत्य और विहार तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण जो है निर्माण संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर बुद्ध के जीवन से संबंधित परिघटना एवं स्थान, तो ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुआ बोध गया, प्रथम वचन जहाँ दिया सारनाथ में, निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा पीढ़ी का, तो पंचम पीढ़ी का। ठीक है, ये जो है छठा पीढ़ी का है, लेकिन इसको जो है आयोग मान रहा है पांचवा पीढ़ी के, तो हम लोग भी याद करेंगे उसको पंचम पीढ़ी का है। ठीक है, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक कई बार एग्जाम में पूछा, त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है, तो याद रखेगा बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट, रत्नगिरी पर्वत जो है, रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विशाल शांति स्तूप बिहार में जो है कहाँ है, तो राजगीर में। रत्नागिरी पर्वत पे स्थित विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व शांति स्तूप बिहार में है, जो राजगीर में स्थित है। और वहीं पे एक जो है आपको जापानी मंदिर भी स्थित है। जापानी मंदिर समझ के आप लोग जापान ना मार दीजिएगा, बाकी वो राजगीर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है एक देवता का स्थान किस राजा के युग से में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को जो है देवता का दर्जा दिया गया था कनिष्क के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ था, गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया था, धर्मपाल के द्वारा। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। ठीक है, और वो जो है कुमार गुप्त जो था गुप्त काल के गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। ठीक, जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाए थे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन दिया होगा, जिसमें जो है यह बिहार के वर्तमान बांका में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये गलत है। कहाँ पे है, तो भागलपुर में है, भागलपुर में है। ठीक है, चलिए यह बिहार के बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने किया था। विकल्प अनुसार ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम सही वाला क्या बोलेंगे, ये पाल वंश के शासक धर्मपाल किया था। ठीक है, न कि गोपाल। और कहाँ पे है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है या विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली भाषा का अनुसंधान संस्थान के लिए जो है नव नालंदा महाविहार विख्यात है। ठीक है, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो अजंता में। अजंता में वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्मा का दमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जैन धर्म। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्माण स्थान स्थित है कहाँ, पावापुरी में। जैन 24वें तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभ देव का क्या था, बैल था। अजित नाथ का हाथी, संभवनाथ घोड़ा और अभिनंदन नाथ का बंदर था। ठीक है, पहला कौन है, ऋषभ देव, दूसरा अजित नाथ, तीसरा संभवनाथ, चतुर्थ अभिनंदन नाथ। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऋषभ देव प्रथम, अजित नाथ द्वितीय, संभवनाथ है तृतीय, तीसरा संभव है, दूसरा अजित है, और प्रथम में ऋषभ देव
और चौथा में अभिनंदन नाथ है, ठीक है। और ऋषभ देव का क्या बैल है? अजीत नाथ हाथी, अजीत नाथ हाथी, ठीक है, अजीत नाथ हाथी। और संभवनाथ घोड़ा, ठीक है, अजीत नाथ, ठीक है, अजीत नाथ हाथी, अजीत, ठीक है। किससे कोई नहीं जीत, कोई जानवर भी नहीं जीत पाएगा हाथी से। अजीत, अजीत है, हाथी से कोई भी जानवर नहीं जीत पाएगा हाथी, ठीक है, याद रखिएगा। संभवनाथ घोड़ा, संभवनाथ घोड़ा, ठीक है। और जो है अभिनंदन नाथ बंदर, अभिनंदन नाथ बंदर। सुमित नाथ जो है, सुमित नाथ चकवा, ठीक है, जो पांचवा थे। ये सब जो है एगो सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, और पद्म प्रभ कमल थे, और चंद्रप्रभ चंद्रमा, ठीक है। नौवां जो है पुष्पदंत मकर, और 10वां शीलनाथ कल्प वृक्ष वत्स, ठीक है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लास्ट का 3-4 को याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे मल्लीनाथ 19वां याद रखिए, मल्लीनाथ कलश, ठीक है। 18वां अरनाथ मछली, आनंदावर्त इसका जो है प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। मुनि सुवर्त 20वां, मुनि सुवर्त जो है 20वां है, इसका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। नेमिनाथ कई बार पूछा है, ये 21वां नेमिनाथ, और नीलकमल का प्रतीक चिन्ह जाएगा नेमिनाथ का, एक, ठीक है। और एक अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी 22वां हो जाएगा, ठीक है। इसका संघ था, अरिष्ट नेमी का संघ था। और 23वां कौन था? पार्श्वनाथ सर्प, ठीक है, पार्श्वनाथ सर्प का फन, इसका प्रतीक चिन्ह था। और 24वां जो है महावीर स्वामी, ठीक है, इसका क्या था? प्रतीक चिन्ह सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शुरू का 3 याद कर लीजिएगा, लास्ट का 5, इतना ही काफी है, ठीक है। वह स्थान जहाँ महावीर को ज्ञान या केवल का प्राप्त हुआ था, जम्बिक ग्राम। त्रिरत्न जो है 3 रत्न, जैसे सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। देखिए त्रिपिटक बोलेगा तो त्रिपिटक हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से, और त्रिरत्न बोलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से।